क्या होगा जब बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराज यानी मैं बताऊंगा अंडरवर्ल्ड के दो डॉन की दुश्मनी की सबसे खतरनाक कहानी। देखिए मेरे यानी रणदीप हुड्डा के साथ IBN 7 पर आज रात 9 बजे दाऊद की राजन कथा। नमस्कार, मैं हूं रणदीप हुड्डा उर्फ फिल्मी बिकिनी किलर उर्फ फिल्मी चार्ल्स सोबराज। जी हां, आज आप सुनेंगे इस फिल्मी किलर से अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी गैंग वॉर की असली कहानी। ये कहानी है भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और डॉन दाऊद इब्राहिम और दूसरे डॉन छोटा राजन की दुश्मनी की। छोटा राजन को बाली में गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही वो भारतीय कानून के हाथों में होगा। कहा यह भी जा रहा है कि छोटा राजन ने सरेंडर किया है। कहीं सच ये तो नहीं कि दाऊद के हाथों मरने की बजाय छोटा राजन ने भारत की जेल में रहना पसंद किया। देखिए फिल्मी डॉन यानी मेरी जुबानी इन दोनों डॉन की खूनी कहानी। बाईस सालों से ये दो चेहरे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। कभी छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का रखवाला था, उसका दाहिना हाथ था। दाऊद के सीने पर लगती गोली तो शायद छोटा राजन अपना सीना आगे कर देता, लेकिन आज दाऊद की गोली छोटा राजन का सीना तलाश रही है। 1995 से लेकर अब तक दोनों के बीच खूनी दुश्मनी में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटा राजन इस जंग में दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ और खुद ब खुद गिरफ्तार होने ऑस्ट्रेलिया से बाली चलाया। छोटा राजन पकड़ा गया, छोटा राजन पकड़ा गया। इस हल्ले के बीच एक बेहद बड़ी कहानी दब कर रह गई। कहानी ये कि जो छोटा राजन सीधे दाऊद इब्राहिम से टकराने की हिम्मत रखता था, उसे बाली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक पुलिस वाला ही गिरफ्तार करने क्यों गया? क्या छोटा राजन का कद इस कदर छोटा हो गया था? क्या छोटा राजन की दहशत इतनी कम हो गई थी कि उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ एक पुलिस वाले को भेजा गया? यहीं से शुरू होती है अंडरवर्ल्ड के दो खूंखार अपराधियों दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की ये कहानी, दाऊद की राजन कथा। छोटा राजन पिछले 7 सालों से ऑस्ट्रेलिया में अज्ञातवास पर था। हकीकत ये है कि वो दाऊद इब्राहिम के हाथों मारे जाने से बचने के लिए बिल में छुपा था और उसके खून के प्यासे दाऊद ने उसे खोजकर मारने का जिम्मा अपने दाहिने हाथ छोटा शकील को दिया हुआ था। हकीकत ये भी है कि दाऊद ने खुद छोटा शकील को छोटा राजन की सुपारी दी थी, लेकिन जब भी मुंबई अंडरवर्ल्ड से शुरू हुई ये खूनी जंग मुकाम तक पहुंचने को होती, तब छोटा राजन चकमा दे जाता। कई बार शक भारतीय खुफिया एजेंसियों पर भी गया। कहा गया कि छोटा राजन को दरअसल भारतीय एजेंसियां दाऊद के खिलाफ जंग में प्यादे की तरह इस्तेमाल करती रही हैं, इसीलिए वो दाऊद की खबरें देता है और बदले में हमारी एजेंसियां उसे दाऊद के प्रकोप से बचाती हैं। तो आखिर कैसे इस बार आसमान सिर पर गिर पड़ा? आखिर कैसे इस बार छोटा राजन गिरफ्तार कर लिया गया? क्या असली कहानी यह है कि राजन ने खुद सरेंडर किया? क्या सरेंडर छोटा राजन की शर्तों पर हुआ? क्या भारत के हाथ पड़ने की डील होने के बाद ही छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के अपने बिल से निकलकर इंडोनेशिया के बाली की तरफ निकला? IBN 7 को खुफिया सूत्रों के हवाले से छोटा राजन के हाथ आने की इनसाइड स्टोरी का पता चला है। बताया जा रहा है कि खुद को राष्ट्रभक्त डॉन कहलाने वाला छोटा राजन गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसने सरेंडर किया। जी हाँ, छोटा राजन ने खुद सरेंडर करने का फैसला किया क्योंकि उसे बता दिया गया था कि उसकी मौत करीब है। दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को उसका पता लग चुका है और वो उसे इंडोनेशिया में आते ही मार देंगे। सूत्रों की मानी जाए तो 11 अक्टूबर को ही दाऊद के छोटा शकील को ये पता लग चुका था कि छोटा राजन बाली आने वाला है। दरअसल छोटा राजन के एक पुराने साथी ने डबल क्रॉस किया। उसी ने अपने बॉस की हर जानकारी शकील तक पहुंचा दी। उसे पता था कि छोटा शकील दाऊद के कहने पर छोटा राजन को खोज रहा है। 2 बार नाकाम हमला कर चुका है और उसे तलाशने और मारने के लिए छोटा शकील दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसी के बाद खुद छोटा शकील गैंग से यह खबर लीक होकर खुफिया एजेंसियों तक जा पहुंची। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल गया कि छोटा शकील के शूटर छोटा राजन को बाली पहुंचते ही मार देंगे। उस पर हमला होगा या तो बाली एयरपोर्ट के ठीक बाहर या फिर बाली में उसके घर में। डी कंपनी से मिली ये जानकारी भारतीय एजेंसियों ने सीधे छोटा राजन तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और बस छोटा राजन के चेहरे का रंग उड़ गया।
यानी ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया की फ्लाइट लेने से पहले ही छोटा राजन को पता था कि वो सीधे मौत की गोद में जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि तो मैं तो कहता हूं सरेंडर है ये, और सरेंडर है तो किस कंडीशन पे सरेंडर है। 1-2 महीने के बाद जब आने के बाद में ना बहुत नई नई बातें खुलेंगी और जब समझेंगे भाई राजन यहाँ पर कैसा आया। साफ है, दाऊद की मार से बचने का छोटा राजन के पास सिर्फ एक ही मौका था। सिर्फ एक ही जगह पूरी दुनिया में ऐसी थी जहां वो महफूज रह सकता था, जहां दाऊद के शूटर नहीं पहुंच सकते और उसे सीधे गोली नहीं मार सकते। वो जगह थी भारतीय जेल। साफ था, छोटा राजन ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो बाली पहुंचते ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बजाय एयरपोर्ट के भीतर ही खुद को कानून के हवाले कर देगा। यही उसके दाऊद से बचने की गारंटी थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है IBN 7 को कि ये तकरीबन 15 दिन पहले उसको डिटेन करा गया था क्योंकि उसके जान को खतरा था छोटा शकील गैंग से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी जांच एजेंसीज जो है वो उसको सुरक्षित तरीके से रखे वहाँ पे और वापस लाए, क्योंकि छोटे राजन के पास जिस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तानी जांच एजेंसीज के लिए। CBI अपना प्रक्रिया करेंगे, उसमें हम ज्यादा कुछ कहने का नहीं है क्योंकि वो विदेश में है ना, उस विदेश में अपना एक सिस्टम होता है, अपना कानून होता है। दाऊद की राजन कथा का एक और अध्याय भी है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में छोटा शकील के हमले से बाल बाल बचने के बाद से ही छोटा राजन भारतीय एजेंसियों से अपनी जान की भीख मांग रहा था। पिछले 15 सालों से वो सिर्फ दाऊद के डर से भागता आ रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, किडनी खराब हो चुकी है, उसे डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है। उसके रखवालों की तादाद तेजी से घटती जा रही है और उसका गैंग लगभग खत्म हो चुका है। इस पर उसके पास अब दाऊद की खबरें भी नहीं रहती, लिहाजा वो भारतीय एजेंसियों के बहुत काम का नहीं रहा। कहा यह भी जा रहा है कि छोटा राजन ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके चलते भी भारतीय एजेंसियों ने उससे किनारा करने में भलाई समझी। छोटा राजन पर डबल क्रॉस करने का इल्जाम मिलेगा। जहां एक तरफ वो भारतीय खुफिया एजेंसी को किल दाऊद मिशन में मदद करने की बात कर रहा था, लेकिन उसकी सारे सुराग गलत साबित हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ छोटा शकील के शूटर ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत सरकार से साफ कह दिया कि वो किसी भी हालात में अपने देश में अंडरवर्ल्ड को लेकर खून खराबा नहीं चाहते। जो डी गैंग है उसके भी जो आला लोग हैं, इंक्लूडिंग डी दाऊद, इनको हम किस प्रकार से गिरफ्तार कर पाए, इसके लिए भी केंद्र सरकार प्रयासरत है। तो पिछले कुछ सालों से ये साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भाग रहा था, कभी किसी कंट्री में या कभी ऑस्ट्रेलिया में या इस टाइप के, तो अलग अलग नाम पे, अलग अलग पासपोर्ट्स पे। तो उससे फायदा भी होता था क्योंकि कभी ये दाऊद की ये देता था इन्फॉर्मेशन, तो कई बार दाऊद वाले इनकी इन्फॉर्मेशन देते थे। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों की मानी जाए तो छोटा राजन अब जेल की काल कोठरी के भीतर सुकून से जीना चाहता है। भले ही उसने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में अपना नेटवर्क कायम कर लिया था, लेकिन दाऊद से दुश्मनी ने उसे तबाह कर दिया। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तो दूर, अब उसका जोर सिर्फ उत्तर प्रदेश और दूसरे कुछ राज्यों के छुटभइये अपराधियों पर ही चलता है। तो क्या छोटा राजन के पकड़े जाने को दाऊद इब्राहिम की बड़ी कामयाबी माना जाए? मुंबई से विवेक गुप्ता और दिनेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। डॉन कैसा होता है, किलर कैसा होता है, उसके दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है, यह आपको मेरी नई फिल्म मैं और चार्ल्स में दिखेगा। लेकिन जरा सोचिए, आखिर दाऊद इब्राहिम के दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा। उसका जानी दुश्मन अब भारतीय एजेंसियों के कब्जे में है। अब छोटा राजन को मारने की दाऊद की कसम का क्या होगा? दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने साफ कर दिया है कि छोटा राजन भले कहीं भी हो, वो उसे मार कर ही दम लेगा। नए अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कभी तो कोई एक आदमी करेगा। 25 साल से फरार चल रहा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया पुलिस के कब्जे में है। कहा जा रहा है कि डी कंपनी के डर से ही राजन ने सरेंडर कर दिया। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गिरोह की दुश्मनी बहुत पुरानी है और लंबे अरसे से डी कंपनी छोटा राजन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील लगातार छोटा राजन की निगरानी कर रहा था। शकील को 11 अक्टूबर को ही जानकारी मिल गई थी कि
कि छोटा राजन बाली जाने वाला है। शकील को ये खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजन का ही करीबी शख्स था। इसके बाद डी कंपनी ने बाली में ही राजन को मारने का प्लान बनाया। छोटा शकील के इस खतरनाक प्लान की भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी थी। दरअसल कुछ महीने पहले खुफिया एजेंसियों ने छोटा शकील की फोन कॉल इंटरसेप्ट की थी, जिसमें वो छोटा राजन के करीबी से उसकी जानकारी उगलवाने की कोशिश करते सुना जा सकता है। शकील बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा हुआ है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े से के लिए बच गया, लेकिन इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो सिर्फ एक बार मदद कर। तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में ही है। नाना तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। छोटा शकील की इस फोन कॉल के बाद खुफिया एजेंसियों ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडोनेशिया तक अपने संपर्कों को अलर्ट कर दिया। आपको बता दें कि जब से दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी शुरू हुई, तभी से छोटा शकील छोटा राजन को मारने की ताक में है। 2000 में छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन पर फुल प्रूफ जानलेवा हमला करवाया था। ये तो राजन की खुशकिस्मती थी कि वो गोली लगने के बाद भी वहां से बच निकला, जबकि उसका साथी रोहित वर्मा इस हमले में मारा गया। इसके बाद छोटा राजन ने अपना नया ठिकाना ऑस्ट्रेलिया में बनाया। यहाँ भी छोटा शकील ने उसे मरवाने की साजिश रची। इसी साल करीब 6 महीने पहले छोटा शकील ने अपने 5 शार्प शूटर ऑस्ट्रेलिया भेजे थे। उस वक्त छोटा राजन सिडनी के एक होटल में था। होटल कर्मचारी के भेष में राजन को मारने की प्लानिंग की, लेकिन ऐन वक्त पर राजन को शकील की साजिश की भनक लग गई और वो वहां से रफू चक्कर हो गया। छोटा राजन को इस बात का एहसास था कि छोटा शकील उसकी हत्या करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले भी राजन पर वो जानलेवा हमला कर चुका था। 2 बार तो राजन अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन हर बार किस्मत उसका साथ देगी, इसका भरोसा खुद राजन को भी नहीं था। छोटा शकील शैतान की तरह छोटा राजन के पीछे पड़ा हुआ था। छोटा राजन जहां जाता, शकील के गुर्गे उसे सूंघते हुए वहां पहुंच जाते। छोटा राजन के लिए एक जगह टिक कर रह पाना मुश्किल हो गया था। उसे डर सताने लगा था कि आज नहीं तो कल छोटा शकील के शूटर उसे निशाना बना सकते हैं। यही वो डर था जिसने राजन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में छोटा शकील ने दावा किया है कि छोटा राजन दुनिया के किसी कोने में छिप जाए, वो उसे मारकर ही दम देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा राजन को भारत भेजा जाता है या इंडोनेशिया उसे आजाद कर देता है। हम भारत सरकार पर विश्वास नहीं करते। वो छोटा राजन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे। इस बात की गारंटी क्या है कि भारत में उसके खिलाफ केस चलेगा और उसे दोषी करार दिया जाएगा। उसके प्रत्यर्पण या आजादी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा फंडा साफ है, दुश्मन को खत्म करो। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जहां भी रहे। खुफिया एजेंसियां और खुद छोटा राजन शकील की इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जेलों में गैंगवार का लंबा चौड़ा इतिहास है। ऐसे में विदेश से जान बचाकर जेल पहुंचने वाला छोटा राजन कितना महफूज रहेगा, इस पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मेरी फिल्म मैं और चार्ल्स की कहानी कई देशों में फैली है। उसी तरह छोटा राजन की कहानी भी कई मुल्कों तक फैली है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छोटा राजन इंडोनेशिया में कैसे गिरफ्तार हुआ। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छोटा राजन के खुफिया एजेंसियों के कुछ अफसरों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई में दाऊद को मारने की सीक्रेट प्लान में भी छोटा राजन शामिल था। मौजूदा NSA अजीत डोवाल खुद इस प्लान के कर्ता धर्ता थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या छोटा राजन को डी कंपनी से बचाने के लिए ही उसे गिरफ्तार करवाया गया है। राजेंद्र सदाशिव निखलजी उर्फ छोटा राजन उर्फ मोहन कुमार, नाम बड़े और दर्शन भी बड़े। इस वक्त इंडोनेशिया पुलिस का कैदी। मुमकिन है कुछ वक्त बाद मुंबई पुलिस छोटा राजन से पूछताछ कर रही है। The name of the
red notice is Nikalje Rajendra Sadasif, but in the passport, when we arrest the suspect, the name is Mohan Kumar. मोहन कुमार के फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर सफर करता यह इंसान एक ऐसा इक्का है जिसे दाऊद इब्राहिम के साथ शह और मात के खेल में भारतीय खुफिया एजेंसियां कई बार फंस चुकी हैं। दाऊद तो मिला नहीं, न उसकी परछाई दिखी, लेकिन कहा जाता है कि भारतीय एजेंसियां छोटा राजन पर लगातार मेहरबान रही। आइए आपको बताते हैं कि कब कब छोटा राजन और भारतीय एजेंसियों के लेन देन की चर्चा हुई। जब साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शूटर्स ने छोटा राजन की जान लेने की कोशिश की तो वो एक गोली पेट में लगने के बावजूद बच गया। उस वक्त भी कहा गया कि ऐन अंतिम लम्हे पर उसके पास किसी का फोन आया और उससे पता चल गया कि उसके साथी के घर को दाऊद के लोगों ने घेर लिया है। आखिर वो फोन किसका था? कई लोगों का कहना है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसियों का अलर्ट था। गोली लगने के बाद छोटा राजन भागकर किसी तरह बैंकॉक के एक अस्पताल में जा पहुंचा, वहां भर्ती हो गया और उसका इलाज शुरू हो गया। यह अस्पताल दाऊद के शूटर्स की पहुंच में था। डर था कि डी कंपनी छोटा राजन को जिंदा नहीं रहने देगी। सिर्फ एक दिन के भीतर अचानक ही छोटा राजन अस्पताल से गायब हो गया। कहा गया कि उसे फरार करवाने के पीछे कई मददगार थे। कौन थे वे? कई भारतीय एजेंसियों के एजेंट तो नहीं। 2005 में दाऊद की बेटी माहरूक का दावते वलीमा दुबई के एक 5 सितारा होटल में हो रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद को वहीं ठिकाने लगाने की एक खुफिया योजना बनाई। अमेरिकी दूतावास के लीक हुए खतों में इस योजना का जिक्र मिलता है। बाकायदा छोटा राजन से मदद मांगी गई और उसने अपने 2 शूटर भारत भेजे भी। दोनों को ट्रेनिंग देकर दुबई भिजवाया जाना था, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छोटा राजन के दोनों शूटर्स को दिल्ली जाकर गिरफ्तार कर लिया और खेल खराब हो गया। उस मिशन को देख रहे थे उस वक्त आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए अजीत डोभाल। डोभाल आज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। छोटा राजन के इसी साल ऑस्ट्रेलिया में छुपने की खबर आई। पता चला कि उसे पूरी दुनिया में खोज रहे दाऊद ने उसका पता खोज निकाला है और छोटा शकील को उसे मारने को कहा है। छोटा शकील के शूटर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर छोटा राजन को इसकी भनक लग गई और वो भाग गया। फिर कहा गया कि दरअसल भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन को अलर्ट किया था और अब छोटा राजन के इंडोनेशिया के बाली आने से ऐन पहले छोटा शकील ने फिर उसे बाली में मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे इसकी जानकारी दे दी गई और वो सरेंडर के लिए तैयार हो गया। सवाल ये कि अब छोटा राजन का क्या होगा? उसके सरेंडर की शर्तें क्या है? क्या उसे भारत के गुनाहों की सख्त सजा मिलेगी? छोटा राजन के खिलाफ कुल 68 मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती और हफ्ता वसूली के 28, हत्या और आर्म्स एक्ट के 12, मकोका के तहत 12, छोटे मोटे अपराध के लिए 16 मामले शामिल हैं। छोटा राजन के खिलाफ टाटा के तहत भी 4 मामले दर्ज हुए थे। उसके खिलाफ ज्यादातर केस मुंबई में हैं, कुछ ठाणे में भी हैं। यूपी और बेंगलुरु में भी राजन के खिलाफ केस दर्ज है। सवाल यह भी है कि क्या छोटा राजन के हाथ आने के बाद दाऊद पर शिकंजा कस पाने की कोई उम्मीद है? अभी दाऊद को पकड़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं इनसे वो इम्पोर्टेंट है, जरूर वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी पकड़ेंगे। चुनाव के दिनों में ये सरकार कहा करती थी जैसे कि हम 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, वैसे ही हम 100 दिन में दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे। तो वो दाऊद इब्राहिम का क्या हुआ? ये देखना दिलचस्प होगा कि छोटा राजन के हाथ आने से भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन किल दाऊद को क्या और कितनी मदद मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।